खेत में हरी हरी फसल लहरा रही थी। ये उस किसान की मेहनत का नतीजा था जो दिन रात अपने खेत में हल चलाता था। ये फसल कोई एक रात में खड़ी नहीं हुई थी। इसमें तो उस किसान का खून पसीना और रातों की नींद कुर्बान हुई थी। बैसाखी का दिन आने वाला था जब वह किसान अपनी पूरी फसल काट के अपना कर्जा उतार लेता। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस रात बहुत तेज आंधी और तूफान आया और सारी फसल को अपने साथ बहा ले गया। अगले दिन जब किसान अपनी फसल काटने के लिए खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि फसल तो खराब हो चुकी है। वह वहीं बैठ गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? थोड़ी देर बाद जब वह चुप हुआ और उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने एक नन्ही सी चिड़िया जख्मी हालत में उसके खेत की पगडंडी पे अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। किसान ने बहुत प्यार से उस चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और पूछा, नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ घायल हालत में कैसे पहुँची? किसान भैया, कल रात मैं यहाँ से गुजर रही थी और कल रात को तूफान में अपनी उड़ान पे काबू ना कर पाई। हवा की बहाव से एक चट्टान से जा टकराई जिसकी वजह से मुझे बहुत चोट आई है और मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। किसान उस चिड़िया को अपने घर ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। तभी किसान के पास एक सेठ आता है। 2 साल हो गए हैं, तुमने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था और बोला था ब्याज समेत लौटा दूंगा। अब लाओ, मेरा पैसा वापस कर दो। सेठ जी, आपको तो पता ही है कल कितना भयानक तूफान आया था और मेरी मेहनत की सारी फसल नष्ट हो गई। कृपया मुझ पे रहम करें और मुझे थोड़ा सा वक्त और दें ताकि मैं आपका सारा कर्जा चुका सकूं। तुम्हारे पास 3 दिन की मोहलत है। अगर मेरा सारा पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ बाहर फिंकवा दूंगा और इस घर पे कब्जा कर लूंगा। ऐसा बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। मरहम के असर से चिड़िया ठीक हो गई थी। चिड़िया ने कहा, किसान भैया, मैं कोई मामूली पक्षी नहीं हूँ। मैं एक जादुई पक्षी हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन चोट लगने की वजह से मेरी जादुई शक्ति खत्म हो गई थी जो कि अब वापस आ गई है। मुझे पता है आप किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं आपकी बहुत मदद करूँगी। और वह चिड़िया उस किसान के साथ उसके खेत पर जाती है। वह अपने जादू से सारा खेत साफ कर देती है, उसमें बीज डालती है और वर्षा करवाती है और सूरज की रोशनी देती है। कुछ ही समय में हरी हरी फसल लहराने लगती है। किसान यह चमत्कार देखकर हैरान हो जाता है और उस चिड़िया का बहुत धन्यवाद करता है। वह चिड़िया उसके साथ ही रहने लगती है और उसकी खेती में उसकी मदद करती है। 2 ही दिन में किसान सेठ के पास जाके उसका सारा पैसा लौटा देता है। अरे, ये कैसे हो गया? इसने जरूर कोई घपला किया होगा। कल ही जाकर देखता हूँ इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। और अगले दिन वह सेठ चुपके से सब कुछ देखने जाता है और वह देख लेता है कि चिड़िया किसान की अपनी जादुई शक्ति से मदद कर रही है। अच्छा, तो ये जादुई चिड़िया इसकी मदद कर रही है। रात को वह उस चिड़िया को उठा के एक पिंजरे में डाल के अपने घर ले आता है। सुनो चिड़िया, अब तुम मेरे लिए काम करोगी और मेरे पास रहोगी। ये सोने का पिंजरा है, तुम इसी में कैद रहोगी।
अच्छा, तो यह सेठ मुझे अब पिंजरे में कैद करेगा, इसे तो मैं बताती हूँ। रात को वह सेठ जब सो जाता है तो चिड़िया जादू से उसके बाल उड़ा देती है और वह सेठ रातों रात गंजा हो जाता है और उसकी आधी मूंछ भी गायब कर देती है। सुबह को जब सेठ अपना चेहरा शीशे में देखता है तो वह डर जाता है और वह जब बाहर जाता है तो लोग उस पे बहुत हंसते हैं। अरे ओ सेठ जी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। और वह सेठ समझ जाता है कि ये सब चिड़िया का ही किया धरा है। फिर वह उस चिड़िया से माफ़ी मांगता है और उसे उसी किसान के पास वापस छोड़ देता है। मुझे माफ कर दो किसान भाई, मैंने लालच में आके इस चिड़िया को चुरा लिया था। अरे चिड़िया रानी, तुमने ये सेठ जी की क्या हालत कर दी है। अभी ठीक कर देती हूँ। धन्यवाद चिड़िया, आज के बाद मैं किसी को कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे अपना सबक मिल चुका है। एक थी बुढ़िया बहुत ही सयानी। वह अकेली जंगल में कुटिया बना के रहती थी। अरे ओ मौसी, कहाँ जा रही हैं आप अकेली? आज मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ। और वह घने जंगल से होती हुई अपनी बेटी के घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे शेर दिखाई देता है। अरे बुढ़िया, किधर जा रही है? आज मैं बहुत भूखा हूँ, तुझे खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे तुम मुझ सूखी हड्डी बुढ़िया को खा के क्या करोगे? मैं अपने लिए मोटे ताजे बकरे लेने जा रही हूँ, उनमें से कुछ बकरे तुम खा लेना। ठीक है बुढ़िया, अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बुढ़िया। और बुढ़िया आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे एक भेड़िया दिखाई देता है। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ चली? इस रास्ते पे तो मुश्किल से कोई खाने लायक दिखाई देता है, आजा मेरा भोजन बन जा। अरे भेड़िए, मुझ सूखी हड्डी को खाकर क्या करोगे? अब मेरे इस सूखे शरीर में क्या बचा है? मैं अपने लिए बकरे लेने जा रही हूँ, उनमें से कुछ बकरे तुम रख लेना, तुम्हारे बहुत दिन के भोजन का जुगाड़ हो जाएगा। बढ़ने पे उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। ही, बुढ़िया आ गई बुढ़िया, अब तो इसे खा के मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ चली? तुझे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे मुझ सूखी बुढ़ी को खा के क्या करोगी लोमड़ी? मेरे पास बहुत सारे बकरों का झुंड है, अगर तुम चाहो तो मैं आधे बकरे तुम्हें दे दूंगी। अच्छा बुढ़िया, चालाकी कर रही है तू मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो। अच्छा बुढ़िया, वैसे भी तुझे खा के तो कुछ मिलने वाला है नहीं, चल मैं तेरा इंतज़ार करूँगी, जल्दी आना अपने बकरों को लेके। हे भगवान, चलते चलते तो जीभ हलक में आ गई है, पता नहीं मेरी बेटी का घर और कितनी दूर है। और फिर चलते चलते बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। शुक्र है भगवान का, घर आ गया, अब कुछ दिन अच्छे से बेटी से सेवा करवाऊंगी। अरे माँ, तुम आ गई, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ माँ, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे साथ ही रहना। माँ, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं, आओ हम दोनों मिलके खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद घर जाने का समय आ जाता है। क्या हुआ माँ, तुम कुछ चिंता में लग रही हो? अरे बेटी, मेरे घर जाने का समय आ गया है, पर रास्ते में लोमड़ी, चीता और भेड़िया जीभ निकाले बैठे हैं मुझे खाने के लिए। अरे माँ, आप चिंता मत करिए, हमारे पास एक पालतू बंदर है, वह बहुत ही नटखट है, वह आपको घर पहुँचा के वापस आ जाएगा। बढ़िया माँ के साथ जाऊंगा, सबको मजे चखाऊंगा। अरे अरे, ये तो सच में बहुत ही नटखट लग रहा है, लगता है ये मेरी नैया पार लगा के ही आएगा। और फिर बंदर बुढ़िया के आगे आगे चल पड़ता है। लोमड़ी बुढ़िया का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ से बंदर गुजरता है। अरे अरे, कितना मोटा ताजा बंदर है, इसको खा के तो आज मुझे मज़ा ही आ जाएगा। और वह लोमड़ी बंदर का पीछा करने लगती है। हे भगवान, ये बंदर तो मेरे हाथ पे नहीं आ रहा है। बंदर उसे बहुत दूर ले जाता है, इतने में बुढ़िया पीछे से निकल जाती है।
आगे चल के भेड़िया बुढ़िया का इंतज़ार कर रहा था। कितने दिन हो गए, ये बुढ़िया पता नहीं कब आएगी। इंतज़ार करते करते मैं तो मरने वाला ही हो गया हूँ। तभी भेड़िए को बंदर दिख जाता है। अरे अरे, ये बंदर तो बहुत ही मोटा ताजा लग रहा है। उस बुढ़िया का तो पता नहीं, अभी तो इस बंदर को खा के अपनी भूख मिटा लेता हूँ। बंदर मौका देख के जल्दी से उसके आगे आगे भाग लेता है और उसे वहाँ से बहुत दूर ले जाता है। बुढ़िया का रास्ता साफ हो जाता है और वह आराम से वहाँ से गुजर जाती है। ये बुढ़िया पता नहीं कब बकरों को लेके आएगी। भूख के मारे तो मेरी आंतें मिलके एक हो गई हैं। तभी शेर बंदर को देख लेता है। अरे, ये बंदर तो बहुत ही मोटा ताजा लग रहा है, तब तक इसे ही खा लेता हूँ। वह बंदर शेर को अपने पीछे लगा के बहुत ही दूर ले जाता है। तब तक बुढ़िया वहाँ से निकल जाती है। शुक्र है भगवान का, मैं बच गई। बाद में बंदर बुढ़िया को सही सलामत घर पहुँचा के वापस चला जाता है। कानपुर नाम के एक गांव में मोहनलाल नाम का व्यक्ति गाय के साथ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो कि अमेरिका जाकर नौकरी करता था और वहीं पर एक गोरी मेम के साथ शादी करके बस गया था। मोहनलाल की आंखों में बहुत से सपने थे। वह अपनी गाय से कहता, तुझे पता है, मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है और जब वह घर आएगा तो मेरे लिए बहुत कुछ लाएगा। उसकी आंखों में अपने बेटे को लेकर बहुत से सपने थे, लेकिन उसका बेटा मोहन उसे कभी याद भी नहीं करता था। एक दिन जब सोहनलाल अपने लिए खाना बना रहा था तो उसका बेटा एकदम से वहाँ पर अपनी पत्नी को लेकर आ जाता है। अरे बेटा, तुम कब आए? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। जी क्या बताऊं, मेरी नौकरी चली गई, इसलिए मुझे घर आना पड़ा। अरे, नौकरी चली गई तो क्या हुआ, तू मेरे साथ ही रह बेटा, यह तेरा ही घर है। सोहन की पत्नी का नाम गौरी था। वह घर आते ही बोलती है, छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इस घर से। मैं इस दुर्गंध भरे घर में नहीं रह सकती हूँ। अरे बेटी, ये तो गोबर की खुशबू है। हमारे गाय बहुत अच्छा दूध देती है। क्या कहा? ये आपको खुशबू लग रही है? मैं इस दुर्गंध भरे घर में नहीं रह सकती हूँ। आप इस गाय को आज ही घर से निकाल दीजिए। अरे बेटी, ऐसे कैसे इस गाय को निकाल दूँ? इस गाय की वजह से ही तो मेरा पेट चलता है। सोहन किसी तरह से अपनी पत्नी को मना लेता है। अगले दिन ही सोहन की पत्नी कहती है, अरे अभी तक मेरी ग्रीन टी नहीं मिली। क्या आपको पता नहीं, ग्रीन टी के बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होता। कहाँ है मेरी ग्रीन टी? अरे बापूजी, क्या आपको पता नहीं, मेरी पत्नी विलायती है, थोड़ा तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जाइए, आप इसके लिए ग्रीन टी बना के लाइए। मोहनलाल को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह गाय के ताज़ा ताज़ा दूध से उसके लिए चाय बना के ले जाता है। उस चाय को देखते ही सोहनलाल की पत्नी चाय का कप नीचे गिरा देती है। कुछ दिन बाद रात को सोहनलाल की पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, मैं इस दुर्गंध भरे घर में अब और नहीं रह सकती। यह घर तो आपके नाम पर है, आप इसको बेच दीजिए और फिर हम कहीं अच्छे से होटल में रहेंगे। सोहनलाल अगले दिन अपने पिता से घर को बेचने की बात करता है और उसका पिता यह सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है। वह ज़बरदस्ती उस घर को बेच देता है और जाकर अपनी पत्नी के साथ एक होटल में रहने लगता है। उधर मोहनलाल अपनी गाय के साथ गली गली भटकने लगता है। एक दिन उसकी गाय राह में बिखरी हुई चाय की पत्तियां खा लेती है और वह दूध की जगह चाय देने लगती है। यह देखकर गांव के सब लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और सब उस चाय को पीने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद रोज मोहनलाल गाय को चाय की पत्तियां खिलाने लगता है और गाय चाय देने लगती है। इस तरह से उसका चाय का बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ता है। उधर सोहन होटल में रहते रहते अपना सारा दिन खराब कर लेता है और सड़क पर आ जाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे मुझे पता था एक दिन तुम्हारी यही हालत होने वाली है, इसलिए मैंने अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ के रखा था। तुम जाओ, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और वह उसे छोड़कर चली जाती है। सोहनलाल गली गली भिखारी की तरह भटकने लगता है। एक दिन वह रास्ते में चाय देने वाली गाय को देखता है। वह उसी लाइन में चाय पीने के लिए लग जाता है। जब वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसका पिता ही वह चाय बेच रहा है। अरे सोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरी ये हालत कैसी हो गई बेटा?
क्या बताऊं पिताजी, मेरा सारा धन खत्म हो गया और गौरी भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं भिखारी की तरह राह भटक रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब तो मेरे पास आ गया है, हम दोनों साथ रहेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। और मोहनलाल अपने बेटे को माफ़ कर देता है और फिर वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।